हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो हम भाई एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ था उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं दो पार्ट डिस्कस कर चुका हूं। पार्ट 1 में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट बी यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और पार्ट नंबर 2 में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट सी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब ये हमारा पार्ट नंबर 3 है और इस पार्ट में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट बी यानी कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए थे उनका डिटेल सॉल्यूशन हम देख रहे होंगे इस वीडियो में। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स को नहीं देखा तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा, वो आपको चैनल और ऐप दोनों के ऊपर आपको अवेलेबल हो गए हैं। तो चलिए भाई, अगर आप जून 2024 या फिर दिसंबर 2024 नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर गेट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारी ऐप का नाम है पढ़ रहे केमिस्ट्री एंड यहाँ पे बड़े ही अफोर्डेबल फीस के साथ शानदार कोर्स अवेलेबल है जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ऐप के ऊपर फ्री डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, पहले आप डेमो जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको डेमो अच्छे लगे फिर आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन दोनों नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सएप दोनों पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए भाई, बिल्कुल भी देरी न करते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एरोमेटिसिटी से रिलेटेड था। इजी क्वेश्चन था अगर आपको थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट का आइडिया था तो, है ना। बेस्ड ऑन द हक्कल रूल द फ्लोइंग स्पीसीज इज, हक्कल रूल के बेसिस पे आपको ये बताना कि ये स्पीसीज क्या होगा। स्टूडेंट, अगर मैं आपको बात करता हूं यहां पे देखिए, है ना, एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होती है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक इनमें काफी सिमिलर कंडीशन होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये वाला भी आपका पूरा कंपाउंड प्लेनर होगा, ये वाला भी प्लेनर होगा एंटी एरोमेटिक में भी, है ना। उसके बाद जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए और यहां पे भी जो कंपाउंड है वो आपका साइक्लिक होगा। उसके बाद इसके अंदर भी आपका कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए पूरे कंपाउंड के अंदर और यहां पे भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, यहां तक कॉमन होता है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं अगर आपका कोई सिस्टम एरोमेटिक होगा उसके लिए क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो ऐसे सिस्टम, देखो ये सारी कंडीशन होने के बाद कि वो प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन भी है। 4n+2 का मतलब है n की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 पुट कर दोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 पुट कर देंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे एटसेट्रा। तो ऐसे सिस्टम आपका एरोमेटिक सिस्टम बन जाते हैं और एंटी एरोमेटिक के लिए आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। अगर 4 की टेबल का कोई भी, जैसे 4 आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं। और नॉन एरोमेटिक के लिए कैटेगरी ये होती है कि भाई नॉन प्लेनर होना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रक्चर, अगर आपका कंपाउंड नॉन प्लेनर है, एक BsP3 हाइब्रिडाइज कंपाउंड अवेलेबल है ना, एक्सेप्ट होमो एरोमेटिक कंपाउंड, तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। वो कैसे होते हैं भाई, आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, मुझे यहां पे देखो, यहां पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा, ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पे डबल बॉन्ड है। ये जो बोरोन आपको दिख रहा है इसका वैकेंट p ऑर्बिटल होता है ना, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका वैकेंट p ऑर्बिटल हो जाएगा, जो कि कॉन्जुगेशन को कंप्लीशन में, कॉन्जुगेशन पूरे कंपाउंड में बना रहे उसमें आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं क्या पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है तो मैं कहूंगा यस, पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, पूरा कंपाउंड साइक्लिक है एंड प्लेनर भी है ये, है ना। अगर ये लोन पेयर आपका कॉन्जुगेशन का पार्ट है, इसका मतलब ये वाला जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगा दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है ना। तो ये आपका इस तरीके से। अब आपको ये देखना है ये तीनों कंडीशन फुलफिल है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है। अब आपको पाई इलेक्ट्रॉन चेक करने थे। देखो, अगर इतनी बात है कि इसमें कोई भी नॉन प्लेनर एटम नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं हो सकता, ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं होगा, है ना, नॉन एरोमेटिक। उसके बाद ये होमो एरोमेटिक भी नहीं होगा। होमो एरोमेटिक के लिए भी एक कार्बन हमें sp3 हाइब्रिडाइज की रिक्वायरमेंट होती है। अब इन दोनों में से आंसर आएगा।
मैंने आपको अभी अभी बताया कि इस ऑक्सीजन का लोन पेयर आपका पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन में। तो एक डबल बॉन्ड, उसके बाद दो ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, दो मतलब दो पाई बॉन्ड हो गए, उसके बाद ये 3 हो गया, उसके बाद ये 4 हो गया, उसके बाद ये 5 हो गया। इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जाएगा, और एक डबल बॉन्ड ये हो गया। तो टोटल अगर आप देखते हैं स्टूडेंट, यहां पे आपको 6 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, और टोटल आपके पास 12 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं आपको? 12। दोबारा से देखिए, सबसे पहले ये वाला डबल बॉन्ड हो गया एक, उसके बाद ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो भी पार्टिसिपेट करेगा एरोमेटिसिटी में 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। 6 का मतलब हो गया यहाँ पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। और स्टूडेंट मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर 4 की टेबल पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसे कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं भाई? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इसलिए ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंड आप सभी को पता होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, है ना। बोरोन का वैकेंट पी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन को कंप्लीशन में हेल्प कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिससे कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट था उसका करेक्ट आंसर आना था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा गया स्टीरियो केमिस्ट्री से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको एक कंपाउंड की चेयर फॉर्म गिवन है और बोल रहे हैं कि इससे क्या बनेगा। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, आप कहीं से भी नेमिंग स्टार्ट कर लीजिए। मान लीजिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड उसके बाद 4। आपने यहां से ये नेमिंग स्टार्ट की। अब यहां पे आपने क्या किया, देखो बहुत सिंपल है इसको बनाना। सबसे पहले आपने फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल अबव द प्लेन दिखा देना है। तो भाई ये जो था, मैंने CH3 को अबव द प्लेन दिखा दिया। उसके बाद फोर्थ वाला, अगर मैं इसको 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, इसको 3 बोलता हूं, फोर्थ पे आप देख सकते हैं ये जो OH है वो अबव द प्लेन है ना। फोर्थ वाला भी आपका कैसा हो जाएगा? आपका OH अबव द प्लेन हो जाएगा। उसके बाद 3 देखिए, है ना, ये आपका बिलो दी प्लेन नजर आ रहा है। अगर ये अबव दी होता तो ऊपर की तरफ होता, तो ये आपका बिलो दी प्लेन होगा। ये वाला ME आपका बिलो दी प्लेन हो जाएगा। तो ये आपका इसकी स्ट्रक्चर बन जाती, ये आपका इसकी स्ट्रक्चर बन जाती। आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में इस ME को भी बिलो द प्लेन दिखाया है, इस ME को भी बिलो द प्लेन दिखाया है। देखो साफ साफ नजर आ रहा है, एक ME अबव द प्लेन है और एक आपका बिलो द प्लेन है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। एक ME को आपने दिखा दिया बिलो द प्लेन, ठीक है, और दूसरे ME को आपने दिखा दिया अबव द प्लेन। चलो मान लेते कुछ हद तक ठीक है, बट फोर्थ वाला जो OH है ना वो अबव द प्लेन है, ये इन्होंने बिलो द प्लेन दिखा दिया, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। पहला ME आपने अबव द प्लेन दिखाया, ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4। तो पहला ME आपने अबव द प्लेन, तीसरे वाला ME आपने बिलो दी प्लेन और 4। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना था, है ना। साइक्लिक कॉन्फॉर्मेशन से रिलेट करके आप आंसर निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ज्यादा सोचने की नीड नहीं थी। स्टीरियो केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन पूछे थे, तीनों आप अटेम्प्ट कर सकते थे अच्छे से, वो ज्यादा टफ नहीं थे। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। RS नोमेनक्लेचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर साल लगभग यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं RS नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। आइए भाई, सबसे पहले मैं ना जो कार्बन नंबर 2 है ना, उसका डिस्कशन करके दिखाता हूं कि उसका RS नोमेनक्लेचर कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल होता है निकालना। तो ये मेरा 1 हो गया, ये 4 हो गया, और अब देखो यहां पे अगर OH आपका ऊपर की तरफ नजर आ रहा है तो इसको मैं बेसिकली इस तरीके से दिखा देता हूं, OH अबव द प्लेन, और अगर हाइड्रोजन मेरा बिलो द प्लेन नजर आ रहा है तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं। ये मेरा कार्बन नंबर 2 है, ठीक है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू CIP रूल आप प्रायोरिटी दीजिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को, ऑक्सीजन का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे कार्बन है, सेकंड प्रायोरिटी जाएगी इसको, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी इसको, एंड फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी डैश पे। स्टूडेंट अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे हो, है ना, दोबारा से यहां पे लिख देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ प्रायोरिटी अगर आपका डैश पे होती है, तो अगर आपका 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, कैसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, तो R कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो R कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे हो, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो R, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो S हो जाएगी।
अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एस हो जाएगी। अब यहां से देखिए, आप साफ साफ देख पाएंगे स्टूडेंट, 1 से 2, 2 से 3 जैसे ही हम जा रहे हैं यहां पे, तो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे और ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए जो 2 वाला रहेगा उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी दैट इज एस कॉन्फ़िगरेशन। 2 वाले कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी एस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो ये देखो 2s हो गया यहाँ पे, और ये भी आपका 2s हो गया। इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। अब अगर ये 2s और 2s हो गया तो 1 आपका पक्का ही s होगा, ये भी कंफर्म हो गया। 1 आपका पक्का ही s होगा, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, चलो फिर भी मैं निकाल के बता देता हूं स्टूडेंट। देखिए, अगर कोई व्यूअर यहां से इस चीज को देख रहा है तो उसको ये वाला जो CH3 नजर आ रहा है वो बिलो द प्लेन नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? बिलो द प्लेन नजर आएगा। और ये फिक्स होता है भाई, ये रिजिड कंपाउंड होता है ना, ये फिक्स होता है कि ये बिलो द प्लेन ही रहेगा, है ना। तो अब देखो, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है। ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ? ऑक्सीजन। इस कार्बन पे तो कार्बन ही लगे हुए हैं, तो हाई फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी इस वाले कार्बन को। सेकंड प्रायोरिटी जो मिलेगी आपका वो बेसिकली मिलेगी ऊपर वाले को, थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी नीचे वाले को, एंड फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी इस CH3 को। फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी इस CH3 को। स्टूडेंट अगेन फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, एंड 1 से 2 देखो, 1 से 2, 2 से 3 कैसा नजर आ रहा है आपका? एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है। अगेन आपका एस कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो 1 वाला भी एस होगा। 1s 2s, ये दोनों बातें कंफर्म हो गई है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको कि बड़े अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब उसके बाद देखिए, ये वाला जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, बेसिकली ये हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन रहा होगा। ये वाला हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन रहा होगा। सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू CIP रूल प्रायोरिटी देखो, ये जो कार्बन है इससे नेक्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन है नहीं, इस कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना। उसके बाद इस कार्बन पे 2 मिथाइल, 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी ऊपर, फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी ऊपर। अब देखो, यहां पे भी CH2 था, यहां पे भी CH2 था। अब इसके साथ जो कार्बन है उस पे तो हाइड्रोजन ही है, बट इसके साथ जो कार्बन है उस पे ऑक्सीजन है। सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इस कार्बन को जाएगी, और फोर्थ प्रायोरिटी इस बार वेज पे आ गई है। फोर्थ प्रायोरिटी आपका वेज पे। अब देखिए स्टूडेंट, फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे हो, 1 से 2, 2 से 3 अगर क्लॉकवाइज है, 1 से 2, 2 से 3 अगर क्लॉकवाइज है, देखो ये डैश के लिए लिखा था मैंने। अगर आप वेज की बात करेंगे, अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है, 1 से 2, 2 से 3 अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आर कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, एस कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है? एस। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे हो तो 1 देखो, फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज भी जा रहे हैं, इसका मतलब 4 भी आपका एस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, 4R नहीं होगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आना था दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर आपको CIP रूल का अच्छे से आइडिया नहीं था तो पक्का इसमें मिस्टेक हो सकती थी, बट ये सिंपल क्वेश्चन था। जिन भी बच्चों को CIP रूल का अच्छे से आइडिया होगा वो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आना था इस क्वेश्चन का, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और बहुत ट्रिकी भी बन सकता है अगर कुछ बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। अब ये कह रहा है, ये जो 2 मॉलिक्यूल आपको गिवन है ना, बताओ इनके बीच में क्या रिलेशन होगी। देखो स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स को देखने के लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स को चेक करते हैं। एक फैक्टर उनमें से जो इस क्वेश्चन में बड़ी हेल्प करता, क्लियर कट, दैट इज RS नोमेनक्लेचर। दैट इज RS नोमेनक्लेचर। देखिए स्टूडेंट, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज एलीन सिस्टम। इसको आप एलीन सिस्टम मान सकते थे। और एलीन सिस्टम में RS नोमेनक्लेचर कैसे निकालते हैं? प्लेनर साइड से एक एरो को ड्रॉ किया जाता है। प्लेनर साइड मतलब देखो, यहां तो वेज डैश दिखा रखे हैं, प्लेनर साइड से आप एक एरो को ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने दी मिथाइल को, पर एटॉमिक नंबर ज्यादा है। सेकंड प्रायोरिटी दी हाइड्रोजन को, इनमें से थर्ड प्रायोरिटी दी मिथाइल को, और फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी हाइड्रोजन को। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे, एंड 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे, एंड 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। मतलब इस वाले कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है दैट इज आर कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया भाई, अब मैंने यहां से प्लेनर साइड से एक एरो डाली इसके ऊपर, प्लेनर साइड से एक एरो डाली इसके ऊपर, और अब मैंने यहां से नेमिंग करना स्टार्ट किया। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी इसको देंगे। फोर्थ प्रायोरिटी इस बार वेज पे है, एंड 1 से 2, 2 से 3 आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर
क्लॉकवाइज होता तो एस होती, अब क्या हो गई आर कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो गई आर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो भाई इतना तो पक्का पता होगा, अगर ये और ये स्ट्रक्चर इनेंशियोमर होते तो एक आर होता और दूसरा एस होता, एक आर होता तो दूसरा एस होता, बट ये इनेंशियोमर नहीं है। और डायास्टीरियोमर ये हो नहीं सकते, डायास्टीरियोमर ये होंगे नहीं, क्योंकि डायास्टीरियोमर के लिए भी आपको ये पता है कि भाई बेसिकली एक तो वो बेसिकली आपको कैसा नजर आएगा कि वो मिरर इमेजेस नहीं मिलेंगे, है ना, और मिरर इमेजेस से देखना नहीं था। अगर आर आर आ गए ना दोनों की कॉन्फ़िगरेशन, तो पक्का समझ लेना कि वो कैसे आइडेंटिकल है, वो होमोमर्स है। तो ये क्या आएंगे स्टूडेंट, ये आपका क्या आएंगे, होमोमर्स आएंगे। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होंगे, नहीं, है ना, लिंकेज बिल्कुल सेम नजर आ रही है, लिंकेज में कोई डिफरेंस नहीं था। दीज आर होमोमर्स, दीज आर आइडेंटिकल्स। तो आरएस नोमेनक्लेचर से ही इस चीज को भी निकाला जा सकता था। देखिए भाई, है ना, ये बेसिकली स्पायरो कंपाउंड है, बट इसको आप, है ना, अगर दो रिंग एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है तो उसको आप डबल बॉन्ड मान लेना, इसको आप डबल बॉन्ड मान लेना, तो ये आपका अलीन सिस्टम बन जाता है। और भाई काफी डिटेल में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, सिंपल है ना, कर सकते थे। और भाई मैं तो अलग ही अप्रोच लेके चलता हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री की, बच्चों को बड़े जबरदस्त तरीके से स्टीरियो केमिस्ट्री समझ में आती है। और 3 क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री के इस एग्जाम में थे, तीनों ही अटेम्प्ट कर गए होंगे जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ाई की होगी, पक्का, है ना, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आई होगी। तो उसके बाद देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पहले मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री के तीनों क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, सिंपल क्वेश्चन थे। ये होमोमर्स आएगा, आरएस नोमेनक्लेचर से आप इसको देख सकते थे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका पेरीसाइक्लिक रिएक्शन से है। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने इसमें मिस्टेक की है। ये पीसीआर में स्पेशली डाइल्स एल्डर, है ना, डाइल्स एल्डर रिएक्शन जो होती है साइक्लो एडिशन, उसका ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। The correct order of the reactivity of the flowing डाइइन्स, स्टूडेंट आप सभी को पढ़ाया जाता है, जो एक तो भाई सिस डाइइन होते हैं, है ना, सिस डाइइन, वही आपका डाइल्स एल्डर रिएक्शन शो करते हैं, ये बात तो समझ में आती है। बट देखो कुछ ट्रांस डाइइन जो होते हैं वो भी बेसिकली क्या शो कर सकते हैं, डाइल्स एल्डर, बट उनको रोटेशन करनी पड़ेगी और रोटेशन के बाद वो डाइल्स एल्डर शो कर सकते हैं, बनना तो उनको भी सिस पड़ेगा। अब आगे एक चीज तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना था आपको, और दूसरा जो पॉइंट ध्यान रखना था, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डाइइन अगर वो इंक्रीज करती है तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करती है ना, डाइइन की रिएक्टिविटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। चलो जी, ये 2 बातें हैं जो आपको पढ़ाई जाती हैं, सिंपल है। अब देखो इसमें मिस्टेक क्या हुई, ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहां पे देखिएगा, इसमें आपने टर्ट ब्यूटाइल लगाया है जो कि एक +I के तौर पे काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। यहां पे देखो 2 टर्ट ब्यूटाइल आपने लगा दिए हैं। अब देखो बच्चों ने क्या सोचा, बच्चों ने ये सोचा भाई देखो ये बात काफी हद तक सही मान ली होगी कि ये जो अगर आप इसको सिस बनाएंगे, मान लीजिए अगर आप इसको सिस बना लेते हैं इस तरीके से, तो ये जो 2 टर्ट ब्यूटाइल होंगे, ये इनके बीच में आपस में जबरदस्त रिपल्सन होगा, इनके बीच में आपस में जबरदस्त रिपल्सन होगा, तो ये ट्रांस से सिस में कन्वर्ट ही नहीं होगा। ये ट्रांस से सिस में कन्वर्ट ही नहीं होगा, अगर ये सिस में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसकी रिएक्टिविटी लीस्ट रहेगी, इसकी रिएक्टिविटी लीस्ट रहेगी। ये बात पक्का सही आई कि O की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, O की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। उसके बाद अब कंफ्यूजन थी इन दोनों में, देखिए कुछ बच्चों ने यही सोचा कि भाई ये टर्ट ब्यूटाइल जो है ये बेसिकली अगेन रिपल्सन क्रिएट करेगा N के अंदर भी, है ना, और तो भाई इसकी रिएक्टिविटी, कुछ बच्चों ने ऐसा सोचा कि N और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी M की, बट दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू स्टूडेंट। देखो वहां 2 टर्ट ब्यूटाइल थे इसलिए रिपल्सन हो रहा था, यहां एक ही है और ये रिपल्सन नहीं क्रिएट करेगा किसी दूसरे के साथ, बल्कि ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा डाइइन के ऊपर। अगर डाइइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, और ऑफिशियल अगर आप डाटा चेक करेंगे स्टैंडर्ड बुक में जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग एन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर M की होती है, और O की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। N की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर M और फिर O। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। भाई थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, कुछ बच्चे जरूर कंफ्यूज हुए हैं M और N को लेके। O का सभी को मेरे हिसाब से कंफर्म था, बट M और N को लेके कंफ्यूजन थी, उसी में मिस्टेक हुई होगी स्टूडेंट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इजी क्वेश्चन है ये भी आपका, है ना। थोड़ा सा कंसेप्ट, अगर थोड़ी सी अप्रोच आपको पता थी तो आप इजीली कर जाते इस क्वेश्चन को। द गिवन स्टेरॉइड मॉलिक्यूल अंडरगो फैसाइल मोनोडीकार्बोक्सिलेशन, मोनोडीकार्बोक्सिलेशन ऑन द हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लोस्ट इज एट। भाई डी कार्बोक्सिलेशन करवाना है तो बताइए सबसे अच्छे से डी कार्बोक्सिलेशन कहां पे होगा, किस कार्बन पे। स्टूडेंट देखो, जब भी डी कार्बोक्सिलेशन होता है वहां पे कार्बन आयन बनता है। मान लो यहां से आपने निकाला डी कार्बोक्सिलेशन, ये नेगेटिव चार्ज बना, यहां से निकाला ये नेगेटिव चार्ज बना, यहां से निकाला ये वाला नेगेटिव चार्ज बना। स्टूडेंट अब देखो एक ही फैक्टर समझ में आ रहा है, अगर यहां से डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज आपका सी डबल बॉन्ड ओके माइनस एम के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। सबसे स्टेबल अगर कार्बन आयन की बात करेंगे इनमें, देखो जैसे ही आपका यहां से डिकार्बोक्सिलेशन हुआ यहां कार्बन आयन बनेगा और ये वाला कार्बन आयन जो है बेसिकली वो रेजोनेंस शो करेगा सी डबल बॉन्ड ओ के साथ। सी डबल बॉन्ड ओ का माइनस एम लगेगा जिससे कि वो इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। जितना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबलाइज होगा उतना अच्छा डिकार्बोक्सिलेशन वहां पे देखने को मिलेगा। और कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 13, कार्बन नंबर 15 कहीं पे भी आपका रेजोनेंस काम नहीं कर रहा, कहीं पे भी मीजोमेरिक काम नहीं कर रहा है जो कि स्टेबलाइज करे कार्बन आयन को। तो सी डबल बॉन्ड ओ ही स्टेबलाइज कर रहा है कार्बन आयन को, इसीलिए उसका रेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 4, C2 कार्बन पे डी कार्बोक्सिलेशन सबसे फैसाइल होगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कार्बन नंबर 2। रीजन यहां पे रेजोनेंस यानी कि मीजोमेरिक लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेट कर सकते थे। ये कह रहा है द फ्लोइंग रिएक्शन इज फास्टेस्ट। ये रिएक्शन फास्टेस्ट होगी कब, जब आप एक्स की जगह क्या लें। स्टूडेंट देखिए ये बेसिकली आपका एक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ARSN बोलते हैं इसे। ARSN में भी दो कैटेगरी होती है। एक जो कैटेगरी होती है दैट इज रिलेटेड टू, है ना, पहले होगा एडिशन, एडिशन देन एलिमिनेशन, एडिशन देन एलिमिनेशन। भाई पहले एडिशन हो जाए और फिर आपका एलिमिनेशन हो जाए। और दूसरे टाइप का जो मैकेनिज्म होता है कि पहले आपका एलिमिनेशन हो जाए और उसके बाद आपका देन एडिशन हो जाए। तो ये वाला जो होता है ना एलिमिनेशन देन एडिशन, ये बेसिकली इस दौरान बनता है बेंजाइन इंटरमीडिएट। इस दौरान आपका बनता है बेंजाइन इंटरमीडिएट। और इस दौरान क्या ध्यान रखना पड़ता है स्टूडेंट, ये वाला मैकेनिज्म वहां पे आपको शो होता है अगर आपका ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, है ना। ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, वो आपका अटैक होगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल का। तो सबसे पहला स्टेप इस रिएक्शन में यही हुआ स्टूडेंट, ये आपका NaH एक बेस है, तो बेस क्या करेगा यहां से इस एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकाल लेगा। अब ये क्या करेगा भाई, ये अटैक करेगा यहां पे, ये अटैक करेगा यहां पे, और ये वाला नेगेटिव चार्ज एक तो यहां पे आ सकता है और दूसरा ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, है ना। वो रेजोनेंस के थ्रू या तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज जाएगा या पैरा पे जाएगा। अब अगर पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, और तो देखो यहां एक तो मेटा का ऑप्शन दिया हुआ है और एक मेटा का दिया हुआ है। मेटा वाले ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि मेटा पे चार्ज जाएगा ही नहीं, मेटा पे चार्ज जाएगा ही नहीं। अब देखो, अब जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो स्टेबलाइज करेंगे इस नेगेटिव चार्ज को और उतना ही फिर रेट भी ज्यादा होगा। तो पैरा पोजीशन पे OMe आप सभी को पता है वो +M इफेक्ट शो करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो कार्बन आयन अनस्टेबल होगा, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो नहीं पाएगा, इसलिए ये ट्रू नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगर पैरा पोजीशन पे आपने -M ग्रुप लगा रखा है, NO2 एक -M ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। अब सबसे पहले क्या हुआ था, एडिशन किसका, न्यूक्लियोफाइल का। और सेकंड स्टेप में क्या होगा भाई, अब वापिस से ये बॉन्ड यहां पे जाएंगे और ये वाला यहां से आपका लीव कर जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मैकेनिज्म था दैट इज एडिशन देन एलिमिनेशन। तो इसमें काम क्या आता है आपका, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा ही रेट होता है, उतना ज्यादा ही रेट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। होप कि आप सभी को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, एडिशन देन एलिमिनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अब बोल सकते हैं कि ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन था नहीं, ये मतलब पूछा नहीं जाता है नॉर्मली, डाट याद रखने वाला था, मेमोरी बेस्ड था अगर आपको याद है तो। ये कह रहे हैं कि 2-मिथाइल ब्यूट 2 इन इज यूज्ड इन पिन निक ऑक्सीडेशन। पिन निक ऑक्सीडेशन में हम इसका यूज करते हैं, है ना। और ये पूरा ये बताया कि पिनिक ऑक्सीडेशन होता क्या है, टू स्क्वेंज, है ना, स्कैवेंजी किसके लिए, तो इसका हम समझते हैं। देखो पहले बात तो जो पिनिक ऑक्सीडेशन होता है वो क्या करता है, वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये बात क्वेश्चन में बता दी, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। यूजिंग क्या क्या हम रिएजेंट यूज करेंगे, एक हम यूज करते हैं NaClO2, उसके बाद Na2HPO4 एंड उसके बाद ये सब यूज करेंगे, है ना। तो ये क्यों, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, किसको स्क्वेंस करने के लिए यूज किया जाता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस बेस्ड एक चीज दिखा देता हूं, है ना, आप पढ़ लीजिए पहले तो इसको ध्यान से, और उसके बाद फिर मैंने बुक से इस रेफरेंस को लिया है, यहां से आप देख सकते हैं। तो यहां पे आप देखिएगा, डिस्पाइट टू ग्रेट यूटिलिटी अचीव्ड बाय पिनिक ऑक्सीडेशन certain problems still remain since oxidation generates the stoichiometric amount of sodium hypochlorite। यस स्टूडेंट, ये कह रहा है कि एक प्रॉब्लम ये आ रही है, ऑक्सीडेशन से हमें लगातार ये मिलता जाता है, HOCl मिलेगा, which consume ClO2 negative oxidant inhibits the desired transformation। ये जो आपका HOCl बन रहा है ना इस रिएक्शन के दौरान, ये क्या करेगा, रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देगा, रिएक्शन को लगातार नुकसान पहुंचाएगा। तो स्क्वेंजर वाज जनरली रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट HOCl। अब इस HCl को हमें बाहर निकालना है और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्वेंजर का यूज करते हैं। और वो जो स्क्वेंजर होता है, द मोस्ट कॉमनली स्क्वेंजर, है ना, वाज 2-मिथाइल 2-ब्यूट-इन, है ना। यही क्वेश्चन तो पूछा था एग्जामिनर ने, यही पूछा था, 2-मिथाइल ब्यूट 2 इन का यूज करते हैं किसको, स्क्वेंच करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, HOCl को स्क्वेंच करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन को कंप्लीट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 HOCl, है ना। इसका पूरा मैकेनिज्म भी यहाँ पे दिया हो भाई, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एक आपका मैकेनिज्म भी बता देता हूँ इसका, बट नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहले भाई ये जो आपको गिवन था, रिएजेंट जो गिवन था, ClO2 नेगेटिव एंड HPO4 नेगेटिव, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये HO2Cl बना लिया इन्होंने मिलके। अब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ पूरा, और यहां पे देखो ये बन गया हमारा, क्या बना है हमारे पास, हाइपोक्लोरस एसिड बन गया, HOCl बन गया। अब ये HOCl रिएक्शन करके वापस से साइड रिएक्शन में क्या कर सकता है ये, है ना, साइड रिएक्शन ये शो कर सकता है। अब इसको स्क्वेंच करने के लिए हमने क्या डाल दिया, आपका 2-मिथाइल ब्यूट 2 इन डाला, जिससे कि आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। इस साइड रिएक्शन को हटाने के लिए भाई ये ना हो रिएक्शन, इसलिए हम इसको डालते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसको लेके रीजन था प्रॉपर। और ये तो भाई वही है, अगर आपने इस रिएक्शन के बारे में प्रॉपर नॉलेज थी तो ही आप कर पाते, वरना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती। HOCl इज द करेक्ट आंसर, HOCl इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन है वैसे तो, अगर आपने थोड़ा बहुत आइडिया है तो। अमंग द फॉलोइंग द एग्जांपल्स ऑफ कीमोसिलेक्टिव रिएक्शन, कीमोसिलेक्टिव रिएक्शन। देखो कीमोसिलेक्टिव रिएक्शन ये होती है, मान लीजिए एक ही कंपाउंड में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है और रिएजेंट एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को ही आपका टारगेट कर रहा है, इसका मतलब वो सिलेक्टिव हो गया, है ना, वो रिएजेंट उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए सिलेक्टिव हो गया। तो पूछ रहे इनमें से ऐसा कौन कर सकता है भाई, तो सबसे पहले देखो लिथियम बोरोहाइड्राइड आपको गिवन है। देखिए भाई, लिथियम बोरोहाइड्राइड हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड और यह है आपका एस्टर। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो लिथियम बोरोहाइड्राइड है ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो हो गया ना सिलेक्टिव, हो गया ना सिलेक्टिव, तो बिल्कुल सही बात है, ए वाला आपका कीमोसिलेक्टिव रिएक्शन होगी। ये आपका फेटिजन्स रिएजेंट है स्टूडेंट, ये भी क्या करता है, अलाइलिक अल्कोहल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा और इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल्सो सिलेक्टिव, ये भी आपका सिलेक्टिव हो गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 की बात करते हैं। 3 में देखो ये H2 एंड PTO2 है। अब यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है
है ना। अगर मान लो यहां पे भी डबल बॉन्ड होता, फिर हम ये देखते कि कौन से वाला का रिडक्शन पॉसिबल होगा, कहां पे आपका H2 जाके ऐड होगा। बट यहां पे एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये वाला H2 इसी डबल बॉन्ड के ऊपर आपके हाइड्रोजनेशन होगा। तो ये कोई कीमो सिलेक्टिव नहीं है, यहां पे एक ही पर्टिकुलर डबल बॉन्ड है और उसी पे आपका जाके H2 ऐड हो जाएगा। तो दिस इज नॉट कीमो सिलेक्टिव। तो देखो सी तो कीमो सिलेक्टिव है नहीं, हटा दो, सी तो कीमो सिलेक्टिव है नहीं, हटा दो, और ए और बी कंफर्म आ ही चुके हैं, तो ए और बी। अब ए और डी का देख लीजिए, ये भी नहीं होगा स्टूडेंट, दिस इज आइडोलैक्टोनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो आई है वो यहां पे अटैक करेगा आई, और यहां पे 3 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन होगी। उसके बाद इनमें से ये जो OH है यहां पे जाके अटैक करेगा। दिस इज नॉट कीमो सिलेक्टिव, ये कोई कीमो सिलेक्टिव नहीं है। ये प्रॉपर I2 सबसे पहले I2 रिएक्ट करता है इस डबल बॉन्ड के साथ, है ना। यहां पे ये वाली साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होगी, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, यहां से इस प्रोटॉन को निकाल के नेगेटिव चार्ज, अब ये यहां पे अटैक करेगा और ये वाला यहां से बाहर निकलेगा। तो इसको आइडोलैक्टोनाइजेशन बोला जाता है। दिस इज नॉट कीमो सिलेक्टिव, ये कोई कीमो सिलेक्टिव नहीं है, ये जनरल रिएक्शन होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज A एंड B ऑप्शन। क्या आएगा भाई, A एंड B ऑप्शन आपका करेक्ट होंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये आपका भाई नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था और इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको इंफॉर्मेशन पता थी तो ही आप कर पाते। द मोस्ट इफेक्टिव फार्माकोफोर दैट कन्फर्म्स एंटीबायोटिक एक्टिविटी टू पेनिसिलिन जी। तो इसमें देखो भाई, ये जो बेटा लैक्टम होता है ना, बेटा लैक्टम, वही आपका क्या करता है, उसी की आपका एंटीबायोटिक एक्टिविटी होती है बीटा लैक्टम की। और बीटा लैक्टम की स्ट्रक्चर कौन सी है, ये देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस इज बीटा लैक्टम। और यही आपका क्या होता है, यहाँ पे एंटीबायोटिक एक्टिविटी शो करता है पेनिसिलिन जी के अंदर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना था, याद रखने वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ मैं ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा। बीटा लैक्टम इज द करेक्ट आंसर, बीटा लैक्टम इज द करेक्ट आंसर। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपका रिएक्शन मैकेनिज्म से आप रिलेट कर सकते थे। द रिएक्शन ऑफ द गिवन कंपाउंड विद मिथाइल आयोडाइड। देखो इनमें से भाई आपने क्या करना है, रिएक्शन करवानी थी। ये वाला आपका नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया, है ना, ये वाला नाइट्रोजन आपका कुछ इस टाइप से, ये आपका 5 मेंबर की रिंग हो गई। ये डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक आपका यहाँ पे। अब देखो भाई, हमें ये पता है यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया। मिथाइल आयोडाइड ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से होगा। अब देखो, एक लोन पेयर इसके पास भी अवेलेबल है और दूसरा लोन पेयर इसके पास भी अवेलेबल है। अब कुछ बच्चों ने ऐसा सोचा, मैं बताता हूं क्या सोचा कुछ बच्चों ने। उन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो नाइट्रोजन है ना, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, और ये वाला नाइट्रोजन तो उन्होंने सोचा कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। बट दिस इज इनकरेक्ट स्टूडेंट। इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है। तो ये sp2, पहली बात तो ये sp3 नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज ही है। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे ये वाला जो लोन पेयर है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए। कभी आप सोचो, ये इस पूरे कॉन्जुगेशन का पार्ट है, बट ये वाला जो लोन पेयर है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है। तो इसलिए डोनेशन कहां से होगा, इस वाले नाइट्रोजन से ही डोनेशन होगा। यहां से आप इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ये यहां अटैक करेगा, या अटैक करेगा, ये अटैक यहां से करेगा, और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा कहां पे, इस Me पे, और ये आपका I बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, बेसिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकते थे कि नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन का पार्ट है तो वो डोनेशन के लिए इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं होगा। तो यहां से डोनेशन पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट को हटा दीजिए। यस, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यहां से इजीली डोनेशन होगा, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर वो फ्रीली अवेलेबल है फॉर डोनेशन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, दिस इस नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, इनमें से ऐसा कुछ होना नहीं था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्लेडन बुक से डायरेक्ट उठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई SiMe3 के साथ इसकी रिएक्शन आपने करवाई Br2 के साथ, तो आपको फर्स्ट वाला प्रोडक्ट मिलने वाला था। कैसे, आइए पूरा मैकेनिज्म, ये मैंने क्लेडन बुक का रेफरेंस यहाँ पे ले दिया आप सभी के लिए, आप देख सकते हैं इसको। द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक डीसैलिनेशन
इज द सेम एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये भाई एक प्रकार से ESR रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इस डबल बॉन्ड ने इस Br2 पे अटैक किया, ये कहानी बनी, ठीक है, और इसके बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन देके यहां से बाहर निकल गया और ये आपका यहाँ पे बन गया। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, स्टेबलाइज्ड बाय बीटा सिलिकॉन, है ना। ये वाला जो है जैसे कि अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने दी, ये नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और आपको Br देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, यस ये क्वेश्चंस भी पढ़ाए जाते हैं आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में भी एंड एरोमेटिसिटी में भी। द फ्लोइंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉरस्पॉन्ड्स टू, तो ये जो आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल दिख रहा है ये किससे, देखो स्टूडेंट, इसको चाहे आप पॉजिटिव पॉजिटिव मान लो, है ना, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए और ये नेगेटिव नेगेटिव हो गए, ये भी बेसिकली बॉन्डिंग है, ये भी बेसिकली बॉन्डिंग है, दोनों बॉन्डिंग हो गए और ये बीच में आपको क्या नजर आ रहा है भाई, आपका बीच में आपको एक नोड पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको तो भाई कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, अब हम यहाँ पे थे, मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा रहा था। द फ्लोइंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉरस्पॉन्ड्स टू, तो ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल मैंने बताया ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग और ये बीच में नोड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फॉर पेंटाडाइनाइल कैटायन। तो सबसे पहले देखो, इसको चाहे आप मान लो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो एक बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग, तीन बॉन्डिंग, इस तरीके से चलेगा। ये एक बॉन्डिंग ये हो गया, एक बॉन्डिंग ये हो गया इसके साथ, तो ये बेसिकली लोएस्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया। और उसके बाद देखो जो होमो आपको दिख रहा है सेम यही है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया और यही आपका क्या होता है, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो देखो ये आपसे पूछ रहा था कि ये वाला जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो किससे रिलेट कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आना था स्टूडेंट, ये आपका होमो होगा ऑफ पेंटाडाइनाइल कैटायन, ये आपका होमो होगा पेंटाडाइनाइल कैटायन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यस स्टूडेंट, अब ये जो क्वेश्चन था NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेशली भाई इस बार की जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आई या NMR इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आई, काफी क्वेश्चंस पूछे गए NMR से, चाहे वो ऑर्गेनिक की हो चाहे वो इनऑर्गेनिक की हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन भी बड़ा कंफ्यूजिंग था, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए हैं। करेक्ट मैच, आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बतानी थी किस प्रोटॉन के लिए क्या होगी। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या सोचा, भाई ये वाला जो डबल बॉन्ड वो यहाँ पे और ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका -m लगेगा, अगर इसका -m लगेगा तो HA और HB इन दोनों की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, HC की सबसे कम होगी। काफी बच्चों ने ऐसे सोचा, उन्होंने बोला कि C का तो 3 आएगा, है ना। काफी बच्चों ने क्या सोचा कि C का तो 3 आएगा, है ना, सबसे कम वैल्यू आएगी, तो C का 3 उन्होंने ऑप्शन फर्स्ट सिलेक्ट किया। बट दिस इज इनकरेक्ट स्टूडेंट, ये करेक्ट नहीं था, ये अप्रोच सही नहीं थी। देखो काफी हद तक ठीक है, बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि आपको यहां पे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, एक आपको J की वैल्यू 16 गिवन है और एक आपको 10 हर्ट्ज गिवन है। तो J की जो वैल्यू 16 होती है वो ट्रांस को रिप्रेजेंट करती है ना, और जो 10 होती है वो सिस को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये बात देखिए आप, ये जो वैल्यू आएगी ना ऐसे प्रोटॉन के लिए आएगी जो किसी के लिए सिस काम कर रहा हो और किसी के लिए ट्रांस का काम कर रहा हो। तो ऐसा कौन है हमारे पास, तो ऐसा हमारे पास है HC। ये देखो HA के रिस्पेक्ट में ये आपका सिस है और HB के रिस्पेक्ट में ये आपका ट्रांस है ना। तो इसलिए ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं HC की, वो J की वैल्यू 16 इसी के लिए होगी और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो आएगी C का फर्स्ट आएगा। क्या आएगा भाई आपका, C का फर्स्ट आएगा। अब C का फर्स्ट इस ऑप्शन में भी है और C का फर्स्ट तो इस ऑप्शन में भी है, इसका मतलब इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखिए दूसरी बात यह है कि J की वैल्यू 16, अगेन J की वैल्यू अगर 16 आ रही तो ये किसके लिए आई होगी, ट्रांस के लिए आई होगी। किसके लिए आई होगी, ट्रांस के लिए आई होगी। और यहां पे जो वैल्यू आ रही है देखो, अब ये जो HB है, ये वाला HB आप देखिए, ये आपका इसके रिस्पेक्ट में सिस आ रहा है, तो A का क्या आ जाएगा यहां पे भाई, A का आएगा, B की वैल्यू आएगी सबसे ज्यादा, B का 2 आएगा, B का 2 आएगा एंड A का आपका 3 आएगा, A का आपका 3 आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पे भाई ये जो HB है ना वो ट्रांस है इसलिए, और ये जो J जाएगा J10 वो सिस के लिए होगा। तो इस तरीके से आप अगर आप इस क्वेश्चन को सोचते तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर 2।
आपका करेक्ट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये भी आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन आपका पार्ट बी में पूछे गए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू आपको गिवन थी एंड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी थी, मेगाहर्ट्ज में निकालनी थी, और आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन था। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो या आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पाई से, है ना। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो आपका हो गया 26 पॉइंट, है ना, ये आपका हो गया इंटू में 10 की पावर 7। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया, टेस्ला में ही रख दीजिए इसको, और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 इंटू में 3.14 से। ठीक है, यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपका हर्ट्स में आएगी, और उसको आप डिवाइड कर देना 10 की पावर 6 से, और 10 की पावर 6 से डिवाइड करोगे, ये लगभग 898 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 898 पॉइंट समथिंग आएगा मेगा हर्ट्स की अगर आप बात करोगे तो करेक्ट आंसर जो आना था इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो भाई ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट बी का सॉल्यूशन था। 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। इससे पहले वाली जो वीडियोस हुई हैं हमारी, उसमें मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट बी एंड पार्ट सी दोनों का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुका हूं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 4, उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट सी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वहां पे आपसे पूछे गए थे। और भाई जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, एक बार ऐप को डाउनलोड करके डेमो वीडियो जरूर देखिए। अच्छा लगे तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।